गोलीय दर्पण के बारे में बात करें, जो आपका चैप्टर से 10 था उसका छूटा हुआ पोर्शन है। इसमें हम देखेंगे कि गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, गोलीय दर्पण होते क्या हैं। आइए सबसे पहले बात करें गोलीय दर्पण क्या होते हैं। गोलीय दर्पण जैसा कि नाम से स्पष्ट है, इनके परावर्तक पृष्ठ अंदर अथवा बाहर की ओर वक्रीय होते हैं, यानी गोल प्रकार के होते हैं। इनमें एक ही परावर्तक पृष्ठ होता है, या तो वो अंदर की ओर वक्र होता है या बाहर की ओर वक्र होता है। ये दो प्रकार के होते हैं, उत्तल और अवतल। सबसे पहले समझते हैं उत्तल दर्पण क्या है। इनमें चित्र भी बने हुए हैं और चित्र आपको समझ में भी आ रहे होंगे। ऐसा गोलीय दर्पण जो बाहर की ओर उभरा हुआ होता है, या यूं कहें जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर होता है, उत्तल गोलीय दर्पण कहलाता है। यानी कि एक गोला टाइप का शीशा होता है या कांच का दर्पण होता है, जिसमें एक साइड वार्निश कर देते हैं, बाहरी भाग परावर्तक पृष्ठ बना रहता है। इसी प्रकार अवतल दर्पण ऐसा दर्पण होता है जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर दबा हुआ होता है, अवतल गोलीय दर्पण कहलाता है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी सदैव धनात्मक और अवतल दर्पण की फोकस दूरी सदैव ऋणात्मक होती है। आइए इसके अतिरिक्त एक दर्पण और समझते हैं जो आमतौर पर घरों में चेहरा देखने के उपयोग में आता है। ये समतल दर्पण कहलाता है। समतल दर्पण एक प्लेन कांच का टुकड़ा होता है जिस पर एक तरफ वार्निश कर देते हैं, दूसरी तरफ समतल सतह बनी रहती है जो चिकनी और पारदर्शी होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। समतल दर्पण पर अगर किसी वस्तु का प्रतिबिंब देखना है तो दर्पण की ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई की आधी होनी चाहिए। यदि कोई व्यक्ति 5 फुट का है तो उसे अपना प्रतिबिंब पूरा देखना है तो दर्पण 2.5 फुट का होना चाहिए। एक और इससे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि समतल दर्पण के बाईं तरफ वस्तु जितनी दूरी पर रखी होगी, प्रतिबिंब उसके जस्ट पीछे उतनी ही दूरी पर उतना ही बड़ा प्रतिबिंब बनता है। यानी कि समतल दर्पण का प्रतिबिंब आभासी होता है। यहाँ ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है, तो यहाँ पर समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। चलें कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाओं को देख लेते हैं। सबसे पहली परिभाषा है ध्रुव। दर्पण के परावर्तक पृष्ठ का मध्य बिंदु ध्रुव कहलाता है। अभी चित्र में समझाएंगे। वक्रता त्रिज्या की परिभाषा दी गई है कि दर्पण जिस गोले का भाग होता है, यानी कि गोला होता है, उसी में से थोड़ा सा भाग काट लेते हैं और एक तरफ वार्निश कर देते हैं, दर्पण तैयार हो जाता है। मुख्य अक्ष ध्रुव और वक्रता त्रिज्या से गुजरने वाली लाइन दर्पण की मुख्य अक्ष कहलाती है। फोकस दूरी की बात करें तो ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। चलिए इस चित्र की ओर गौर करें। इसमें ये डॉटेड गोला दिख रहा है। इस गोले से थोड़ा सा ये डार्क भाग काट लेते हैं, दर्पण बन जाता है। बाहर की ओर पेंट कर दें तो अवतल दर्पण बनेगा, अंदर की ओर पेंट कर लें तो उत्तल दर्पण बन जाएगा। तो इस गोले की जो त्रिज्या होती है वही त्रिज्या दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है और इसका केंद्र वक्रता केंद्र कहलाता है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी या यहाँ से यहाँ मिला दें CP को, ये मुख्य अक्ष कहलाती है और P दर्पण का ध्रुव कहलाता है जो इस दर्पण का केंद्रीय बिंदु होता है। चलिए अब चलते हैं दर्पण के मुख्य फोकस की ओर। अवतल दर्पण के मुख्य फोकस को समझते हैं। अवतल दर्पण का चित्र प्रदर्शित है। अवतल दर्पण की ये मुख्य अक्ष है। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से गुजरती हैं, मान लीजिए बिंदु F से निकल रही हैं, तो यही बिंदु अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है। परिभाषा लिखी हुई है कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें परावर्तित होकर जिस बिंदु से गुजरती हैं वही बिंदु अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है।
चलिए उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस समझ लेते हैं। उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस क्या होता है? उत्तल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात देखें तो ये एक बिंदु F से आती हुई प्रतीत होती हैं। वास्तव में यहाँ से नहीं निकलती, ये किरणें यहीं से परावर्तित हो रही हैं, लेकिन इन्हें जब पीछे बढ़ाया जाता है तो ये बिंदु F से आती हुई प्रतीत होती हैं। यही बिंदु उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है। तो परिभाषा इस प्रकार हम दे सकते हैं, दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है। हम रिलेशन एक देखते हैं, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध को समझते हैं। फोकस दूरी F बराबर वक्रता त्रिज्या बटे 2, यानी कि वक्रता त्रिज्या की आधी फोकस दूरी होती है। उत्तल दर्पण के प्रतिबिंबों के बारे में एक क्वेश्चन पूछ देते हैं वैकल्पिक रूप में, तो समझ लेते हैं। उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सदैव आभासी एवं सीधा बनता है, चाहे वस्तु अनंत पर रखी हो अथवा अनंत और ध्रुव के मध्य कहीं पर रखी हो। जैसे आपका यही उत्तल दर्पण था, चाहे वस्तु अनंत पर इधर रख दें कहीं भी, या अनंत और इस ध्रुव P के मध्य इधर कहीं रख दें, ये अनंत है, इधर इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी उसके बीच कहीं रख दें, तो भी प्रतिबिंब सदैव आभासी और सीधा बनेगा। साथ साथ में हम इसके उपयोग भी देख लेते हैं। अवतल दर्पण का मुख्यतः उपयोग वाहनों के पश्च दृश्य दर्पणों के रूप में करते हैं, यानी जो पीछे के दर्पण दृश्य देखने के लिए लगाए जाते हैं वो सदैव उत्तल दर्पण ही होते हैं। अवतल दर्पण के प्रतिबिंब को समझते हैं। अवतल दर्पण का प्रतिबिंब चित्र में दिखाया गया है। इसमें क्या है, ये वस्तु और मुख्य अक्ष पर रखी हुई वस्तु से दो किरणें चलती हैं। एक तो किरण सीधी चलती है, परावर्तन के पश्चात फोकस से गुजर जाती है। दूसरी किरण वक्रता केंद्र से जाती है, इसी मार्ग से वापस लौट आई। ये दोनों ए डैश पर काटती हैं, ए डैश बी डैश को मिलाएं तो ए बी का ये प्रतिबिंब कहलाता है। लेकिन चित्र खास जरूरत नहीं है, यहाँ पर आपको ये महत्वपूर्ण पॉइंट ये अंडरलाइंस हैं कि अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होता है। एक ही कंडीशन में ये सीधा बन सकता है, जब वस्तु P और F के मध्य रखी हो, यानी P और F ध्रुव और फोकस के मध्य रखी हो, तभी आभासी और सीधा बनता है। इसके उपयोग क्या है? अवतल दर्पणों का उपयोग सामान्यतः टार्च में करते हैं, यानी फॉक्स बनाने के लिए, सर्च लाइटों में दूर की फॉक्स बनाने के लिए, वाहनों के अग्र लाइटों में करते जिससे समांतर किरणपुंज पहुँचे और दूर तक निकले। और इसके अतिरिक्त डॉक्टर जो दर्पण प्रयुक्त करते हैं वो भी उत्तल दर्पण होता है। अब समझते हैं गोलीय दर्पणों से संबंधित कुछ चिन्ह परिपाटियाँ जो सवाल लगाने में उपयोगी होंगी। हम सबसे पहले चित्र में ही समझ लेते हैं, वही भाषा में लिखा है। ये एक दर्पण लिया गया, यहाँ पर हम अवतल दर्पण ले रहे हैं। तो दर्पण के इधर यानी बाईं ओर सभी दूरियां कैसी होती हैं? नेगेटिव। दर्पण के दाईं ओर सभी दूरियां धनात्मक। दर्पण के मुख्य अक्ष के ऊपर दूरियां धनात्मक, मुख्य अक्ष से नीचे दूरियां ऋणात्मक होती हैं। वस्तु सदैव दर्पण की बाईं ओर रखी जाती है। यही इसके मुख्य पॉइंट है जो नोट किए गए हैं। दर्पण की फोकस दूरी का सूत्र होता है, अगला है 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u। यह सूत्र उत्तल और अवतल दोनों प्रकार के दर्पणों के लिए होता है, चाहे कैसा भी दर्पण हो, सूत्र ही उपयोग होता है। तो यहाँ f फोकस दूरी होती है, b प्रतिबिंब तक की दूरी, जहाँ भी प्रतिबिंब बने ध्रुव से प्रतिबिंब तक की दूरी होती है, और u ध्रुव से वस्तु तक की दूरी होती है। आइए रेखीय आवर्धन को समझते हैं। प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई का अनुपात रेखीय आवर्धन कहलाता है। यानी कि प्रतिबिंब की लंबाई नाप लीजिए और वस्तु की लंबाई नाप लीजिए, तो उनका अनुपात निकालिए, यानी प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई बराबर रेखीय आवर्धन। जैसा कि ये सूत्र दिखा है, रेखीय आवर्धन m बराबर
प्रतिबिंब की लंबाई आई बटे वस्तु की लंबाई ओ। इसका एक अन्य सूत्र होता है -b/u। यहाँ माइनस चिन्ह सदैव रहता है क्योंकि स्मॉल b ज़्यादातर निगेटिव ही रहता है। स्मॉल b प्रतिबिंब तक की दूरी और u वस्तु की, जो पीछे बता चुके हैं। आई यहाँ पर प्रतिबिंब की लंबाई को प्रदर्शित करता है और ओ वस्तु की लंबाई को प्रदर्शित करता है। तो ये तो आपके दर्पण के बारे में हुआ। आइए लेंसों के बारे में समझ लेते हैं। जिस प्रकार दर्पण 2 प्रकार के हो, 3 प्रकार के मैंने बताया, उत्तल, अवतल और समतल, वैसे लेंस भी 5-6 प्रकार के हैं, लेकिन मुख्यतः यहाँ पर 2 प्रकार के लेंसों को हम बताएंगे, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। लेंस कांच का बना पारदर्शी माध्यम होता है जिसके दोनों पृष्ठ गोलीय होते हैं। उत्तल लेंस क्या होता है? किनारों पर पतला और बीच में मोटा होता है। इसे अभिसारी लेंस भी कहते हैं या द्विउत्तल लेंस कहते हैं, क्योंकि ये मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणों को एक बिंदु पर फोकस करता है, इसलिए इसे अभिसारी लेंस भी कहा जाता है। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें जिस बिंदु पर फोकस होती हैं वह मुख्य फोकस कहलाता है और वो प्रकाशिक केंद्र कहलाता है, और मुख्य फोकस के बीच की दूरी फोकस दूरी F कहलाती है। अब अवतल लेंस को समझते हैं। अवतल लेंस जो किनारों पर तो मोटा होता है और मध्य में पतला होता है। अवतल लेंस का कार्य क्या है? ये प्रकाश की किरणों को फैलाने का कार्य करता है, यानी अपसरित करता है, इसीलिए इसे अपसारी लेंस भी कहते हैं। वो इसका प्रकाश केंद्र होता है। यहाँ पर ध्रुव, वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या और दर्पण की परिभाषाओं की समान रहती हैं, लेकिन एक बात ध्यान देने वाली बात यह है कि दर्पण के एक फोकस होता है, लेकिन लेंसों में 2 फोकस होते हैं, प्रथम और द्वितीय। द्वितीय फोकस को ही मुख्य फोकस कहा जाता है और मुख्य फोकस F2 और O यानी प्रकाशिक केंद्र के बीच की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। उत्तल लेंस से प्रतिबिंब बनना अगर हम सीखें तो उत्तल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव वास्तविक और उल्टा होता है। यदि वस्तु F1 और O के बीच रखी है तो प्रतिबिंब आभासी और सीधा होगा, यानी कि F1 और O के मध्य रखी तो उस कंडीशन में ही आभासी और सीधा होगा, अन्यथा प्रतिबिंब सदैव उल्टा और वास्तविक होता है। अवतल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव आभासी और सीधा होता है, जो कि चित्र में प्रतिबिंब बनाना सिखाया गया है। एक अवतल लेंस रखा हुआ है, इसके मुख्य अक्ष AO है, इस AB कोई वस्तु रखी है, वस्तु से 2 प्रकाशीय किरणें चलती हैं। एक तो इस मुख्य अक्ष के समांतर जो पर अपवर्तन के पश्चात इधर मुड़ जाती है, एक दूसरी किरण होती है जो प्रकाशिक केंद्र से सीधी निकल जाती है। इस पहली किरण को जब हम पीछे बढ़ाते हैं तो प्रथम फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। इन दोनों का कटान बिंदु A' और इसे पीछे बढ़ाएं तो B', यही वस्तु का प्रतिबिंब होता है। चलिए लेंस का सूत्र समझ लेते हैं। लेंस का सूत्र दर्पण के सूत्रों के समान है, लेकिन यहाँ पर ऋण चिन्ह रहता है, तो 1/f बराबर 1/b माइनस 1/u होता है। आवर्धन का भी सूत्र वही होता है। प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई का अनुपात लेंस के लिए रेखीय आवर्धन कहलाता है। m बराबर I/O बराबर स्मॉल g/u। यहाँ पर ऋण चिन्ह नहीं होता। समझ लेते हैं लेंस की क्षमता को, लास्ट टॉपिक होगा। साधारणतः लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को फोकस करने की क्षमता ही लेंस की क्षमता कहलाती है, लेकिन यहाँ पर परिभाषा के तौर पर फोकस दूरी का व्युत्क्रम यानी 1/f लेंस की क्षमता P कहलाती है। इसका मात्रक डायोप्टर होता है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है, जब भी ये P बराबर 1/f सूत्र लगाते हैं तो यहाँ F सदैव मीटर में होना चाहिए, यानी ऊपर जब 1 होता है तो ये मीटर होना चाहिए। अगर यहाँ पर हम 100 ले लें 1 की जगह तो ये सेंटीमीटर में हो जाएगा।
उत्तल लेंस की क्षमता सदैव धनात्मक होती है, अवतल लेंस की क्षमता सदैव ऋणात्मक होती है। धन्यवाद।